Two lens shown are illuminated by a parallel beam of light from the left. Lens B is then moved slowly towards A. देखिए यहाँ पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाली गई है और हमारे पास यहाँ पर 2 लेंस दे रखे हैं। तो यहाँ अगर 2 लेंस दे रखे हैं, तो पहला लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस है और दूसरा लेंस हमारा डाइवर्जिंग है। तो दूसरा लेंस यहाँ पर बना देते हैं, ये डाइवर्जिंग है। एंड यहाँ पर पहला लेंस कन्वर्जिंग है, दूसरा डाइवर्जिंग है। तो ये डाइवर्जिंग का सिंबल है और ये कन्वर्जिंग का सिंबल है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाला हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैंने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाला हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम जानते हैं, ये इसका फोकल लेंथ दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ कहीं कन्वर्ज होगा। और ये फोकल लेंथ 50 है, तो यानी ये जहाँ कन्वर्ज होगा वो डिस्टेंस जो हो जाएगा, इट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस फर्स्ट लेंस। तो जो L1 लेंस है, फर्स्ट लेंस है, उससे दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ये है। अब ये जो इमेज यहाँ पर जो इमेज बन रही है, लेट्स से I1, ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है -25 सेंटीमीटर। तो ये I1 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस, है ना? और ये दूरी 25 है। तो हम जानते हैं ये फोकल पॉइंट पर ही इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट है, तो हम जानते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है, इट विल बिकम पैरेलल। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर रे जो है पैरेलल हो जाएगी। ये होगा डायग्राम। ये कब है? जब ये डिस्टेंस इनके बीच का 25 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर है, ये 50 है, तो ये 25, तो ये रिमेनिंग कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसको लेंस को हमने स्लोली क्या किया, लेफ्ट में प्लेस कर दिया। तो लेट्स से मैंने यहाँ इस लेंस को एक नई पोजीशन पे डाल दिया। तो ये लेट्स से न्यू पोजीशन है ऑफ दिस सेम लेंस। तो लेट्स से आई हैव डिस्प्लेस्ड इट बाय सम डिस्टेंस, लेट्स से x। अब ये हम जानते हैं ये हमारी इंसिडेंट रे हैं फॉर दिस लेंस। अब यहाँ रे तो हम जानते हैं इसी पॉइंट पर ही फोकस करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि इस लेंस के लिए जो ये I1 है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो ये दूरी हो जाएगी 25 प्लस x। तो हम सेकंड लेंस के लिए लगाएंगे फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v माइनस 1/u कितना आएगा? ये दूरी है कितना? ये 25 और ये x, इट विल बी 25 प्लस x इज इक्वल टू 1/f हमारे पास है -25। तो इसको इधर ले जाइए, तो 1/v हो जाएगा 1/25 प्लस x 25 प्लस x माइनस 1/25। तो यहां पर 1/v, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे। 25 प्लस x इंटू 25, तो 25 माइनस 25 माइनस x, ये और ये चला गया। तो v बराबर हो जाएगा 25 प्लस x इंटू 25
डिवाइडेड बाय -x। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जो v आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। v नेगेटिव मतलब इसके आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे इमेज बनेगी वो v नेगेटिव है ना, इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल तभी बनेगी जब ये रे यहाँ से इस प्रकार से जाए और इसकी इमेज कहीं पीछे बन जाए, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे है इट विल बिकम डाइवर्जिंग। तो पहले जब लेंस 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर था फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, तो रे पैरेलल जा रही थी। बाद में इसको हमने लेफ्ट में डिस्प्लेस किया है तो इट विल बिकम डाइवर्जिंग। तो इनिशियली पैरेलल एंड देन डाइवर्जिंग। तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा ए। Point object O moves from the principal axis of converging lens in the direction OP. I the image of O will move initially in the direction। तो हमें देखिए इसमें अगर ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट हमारी रियल है और करस्पॉन्डिंगली इमेज भी है वो कैसी है? रियल है। तो ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है। तो हमें बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रही है तो इमेज कहाँ जाएगी? तो देखिए ऑब्जेक्ट आगे जा रही है तो इस ऑब्जेक्ट के पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आगे होगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ऊपर होगी। तो हम जानते हैं कि ये है वी ओ एक्स और ये है वी आई सॉरी वी ओ वाई। तो ये एक्स डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाई में है। अब देखिए अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एम जो होगा मैग्निफिकेशन, एम होता है वी वाई यू। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर वी जो है वो पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है। ये प्लस वी मान लेते हैं। अगर लेट से अगर मैं कहता हूं ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है तो वी कितना आएगा? प्लस वाई। यू क्या है? माइनस एक्स। बेसिकली एम जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। एम क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि अगर एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये लेंस की बात हो रही है, का फॉर्मूला हम जानते हैं। इट इज एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना। ये किस डायरेक्शन बात हो रही है? एक्स में, है ना, क्योंकि लेंस यहाँ पर रेस्ट पर है तो मैंने लेंस की वेलोसिटी का टर्म यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यानी कि अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? आगे है, ये पॉजिटिव है तो वी आई एक्स भी क्या आएगा? ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि एम तो हम जानते हैं एम स्क्वायर है पॉजिटिव है ही और ये टर्म भी पॉजिटिव है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि इस इमेज के पास जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी ये वी आई एक्स की डायरेक्शन हो जाएगी। अब हम जानते हैं वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो वी आई वाई बराबर होता है एम टाइम्स ऑफ वी ओ वाई। ये हम फॉर्मूला हम जानते हैं। एम यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। वी ओ वाई क्या है? पॉजिटिव है। तो वी आई वाई क्या होगा? इट इज नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वाई डायरेक्शन में क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, नेगेटिव है। तो इधर ये आपका है वी आई वाई। तो हम जानते हैं इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा? यहाँ कहीं बीच में आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज किधर होगा? आई से एस के अलोंग। तो आंसर क्या आएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा। When the object is at a distance u1 and u2, the image formed by the same lens are real and virtual respectively and of same size। Then focal length of lens is, तो हमें यहाँ पर निकालना है focal length of lens। देखिए लेंस के लिए हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f डिवाइडेड बाय f प्लस u, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 है u2 है तो पहली पोजीशन के लिए अगर मैं बोलता हूँ मैग्निफिकेशन m1 है तो फॉर्मूला हो जाएगा f डिवाइडेड बाय f और u की वैल्यू होगी माइनस u1। कितनी होगी? माइनस u1। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन मान लो m2 है तो यहाँ आएगा f डिवाइडेड बाय f प्लस u की जगह आएगा माइनस u2 क्योंकि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर रियल है तो u हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि इमेज फॉर्म बाय द सेम लेंस आर रियल एंड वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज। तो सेम साइज की हैं
एक केस में रियल है, एक केस में वर्चुअल है। तो अगर सेम साइज है यानी कि M1 और M2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट एक केस में रियल है, एक केस में वर्चुअल है, तो M1 कितना आएगा? माइनस टाइम्स ऑफ M2 हो जाएगा। तो M1 की वैल्यू हो जाएगी F डिवाइडेड बाय F माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस F डिवाइडेड बाय F माइनस U2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई F से F चला जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो F माइनस U2 बराबर माइनस ऑफ F माइनस U1। तो F माइनस U2 बराबर माइनस F प्लस U1। तो इसको इधर ले जाइए तो 2F बराबर आएगा U1 प्लस U2। तो F की वैल्यू कितनी आएगी? U1 प्लस U2 डिवाइडेड बाई 2। So B is going to be the answer of this question. Concave lens of glass reference 1.5 has both surface of same radius of curvature r on immersion in a medium of reference 1.75 it will behave as a। देखिए यहाँ बोल रहा है अ, एक कॉनकेव लेंस है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, बाहर मीडियम है 1.75, अंदर का मीडियम है 1.5, यानी बाहर का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स 1.75 है, अंदर का 1.5 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, यहाँ अगर मीडियम म्यू1 है, यहाँ मान लो म्यू2 है और यहाँ मान लो म्यू3 है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे म्यू1 और म्यू3 बराबर है, बट मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लेट्स से, और यहाँ से रे इधर जाती है और यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन होता है और फाइनल रे यहाँ पहुँचती है और यहाँ कहीं लेट से इमेज बनती है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर P है, ये इसको हम बोलते हैं U और इसको हम बोलते हैं V। तो बेसिकली अगर मैं जनरल बात करता हूँ, है ना, तो यहाँ पे फार्मूला होगा, तो ये रे गई और फाइनल रे किस मीडियम में गई? म्यू3 में। तो मैं लिखूंगा म्यू3 डिवाइडेड बाई V माइनस आई कहाँ से थे? म्यू1 से आए थे, म्यू1 डिवाइड बाई U, है ना, ये फार्मूला होता है। ये मैंने क्लासेस में बताया हुई है, मैं यहाँ पर जस्ट आपको बता रहा हूँ फॉर रेफरेंस। फिर इस सरफेस की बात करेंगे तो इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मैं लिखूंगा म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई पहले का सरफेस का रिफ्लेक्शन R1 प्लस दूसरे की बात करेंगे तो इट इज म्यू3 माइनस म्यू2, है ना, इस सरफेस की बात करेंगे डिवाइडेड बाई R2। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रे अगर अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर हमें फोकल निकालना है तो इफ U बराबर इन्फिनिटी होगा तो हम जानते हैं V बराबर F होगा। तो यहाँ U को इन्फिनिटी रखेंगे, V को F रखेंगे, तो म्यू3 यानी इसका मीडियम कितना है? 1.75 डिवाइडेड बाई F निकालना है, माइनस म्यू1 कितना है? 1.75 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, क्योंकि हम जानते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए ऑब्जेक्ट का होना चाहिए इन्फिनिटी पे होना चाहिए, इज इक्वल टू म्यू2। तो म्यू2 यहाँ पे कितना है? 1.5 माइनस म्यू1 कितना है? 1.75 डिवाइडेड बाई R प्लस यहाँ म्यू3 है 1.75 माइनस म्यू2 कितना है? 1.5 डिवाइडेड बाई R, है ना। तो जस्ट वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ पर 1.75 डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू, ये तो टर्म हमारा 0 हो जाएगा और 1.5 माइनस करेंगे, हाँ सॉरी, यहाँ पे वैल्यू जो आपका ये कॉनकेव सरफेस इधर आ रहा है, तो यहाँ माइनस आएगा, है ना, R1 की वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि इसका सेंटर लेफ्ट में आ रहा है, इसका सेंटर राइट में आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर प्लस आएगी। तो 1.5 माइनस 1.75 करेंगे तो ये आएगा 0.25, है ना, ये नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है, तो मैं सीधा पॉजिटिव लिखता हूँ, यानी ऊपर भी नेगेटिव आएगा, नीचे भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। और यहाँ दूसरे केस में करेंगे तो 1.75 माइनस करेंगे तो 0.25
25 डिवाइड बाय आर। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज 0.5 बाई आर। तो एफ की वैल्यू निकालोगे, इट इज 1.75 टाइम्स ऑफ आर डिवाइडेड बाई 0.5, और सॉल्व किया, इट इज 3.5 टाइम्स ऑफ आर, और ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो एफ पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये आपका कैसा होगा, एक कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करेगा ऑफ फोकल लेंथ 3.5। तो आंसर इज गोइंग टू बी ए, कन्वर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3.5 आर। A beam of light consisting of red, green, and blue is incident on a right angle prism. The refracted index of the material of prism for the above red, green, and blue wavelengths are 1.39, 1.44, and 1.47 respectively. The prism will be, देखिए यहां पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमने लाइट को डाला हुआ है, तो ये लाइट रे यहां से जा रही है, ये लाइट रे जा रही है लेफ्ट से, तो ये लाइट रे जा रही है, और यहां पर अगर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, और नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, तो हम जानते हैं ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, और ये एंगल भी हम जानते हैं 45 डिग्री होगा। अगर इस रे को इस सरफेस से बाहर नहीं निकलना है, अगर इस रे को इस सरफेस से बाहर नहीं निकलना है, तो यानी आपका एंगल 45 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन सी, 45 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन सी। तो 45 डिग्री सी से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे एक काम करते हैं, टेक साइन बोथ साइड, तो साइन 45 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन साइन सी। साइन 45 होता है 1/√2, ग्रेटर देन साइन सी होता है 1/μ। तो यानी अगर म्यू की वैल्यू √2 से ज्यादा हो जाएगी, तो यहां पर क्या होगा, टी आई आर हो जाएगा, कंडीशन ऑफ टी आई आर। तो यानी म्यू की वैल्यू अगर 1.414 से ज्यादा है, तो उस करस्पॉन्डिंग कलर का टी आई आर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपका रेड का है 1.39, जो कि इससे कम है, तो रेड कलर का जो है टी आई आर नहीं होगा, ब्लू और ग्रीन का टी आई आर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर है उसका टी आई आर होगा, यानी ग्रीन कलर जो है नीचे जाएगा। ये ऐसे जाएगा, एंड सिमिलरली ब्लू कलर भी, उसका भी टी आई आर होगा, तो ब्लू कलर भी उसी तरह से नीचे जाएगा। ब्लू और ग्रीन कलर एक साथ जाएंगे, और रेड कलर जो है, रेड कलर का टी आई आर नहीं होगा, रेड कलर बाहर निकल जाएगा। रेड कलर यहाँ पर इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ होगा, रेड कलर विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ब्लू एंड ग्रीन, तो separate part of red color from the green and blue colors. So A is going to be the answer of this question. A prism of angle 3 degree is made of glass having refractive index 1.64. Two thin prism made of glass having refractive index 1.48 are intended to be coupled with the former prisms to yield a combination without an average. तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एवरेज डेविएशन नहीं चाहिए, एवरेज डेविएशन नहीं चाहिए, तो डेल्टा नेट क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो यहाँ कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, उसकी बात करेंगे। तो पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न तो मान लो ये है जो ओरिजिनल था, जिसकी एंगल आपको ये दिया था 3 डिग्री, और करस्पॉन्डिंग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.64, ये दिया हुआ है। अब बाकी दो
बाकी दो प्रिज्म की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रिज्म सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं, है ना? तो ये ऐसा भी हो सकता है ना? ऐसा भी हो सकता है, यानी कि इस प्रकार से भी हम इसको लगा सकते हैं, है ना? ये है। तो ये प्रिज्म है एंड एक और प्रिज्म लगाते हैं यहाँ पर। दूसरा प्रिज्म जो है देखिए सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है ना? दोनों ही पॉसिबिलिटी है ना? तो आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि सीधा है या उल्टा है ना? तो अब देखिए इसमें फंडा ये है कि अगर हम लाइट रे को डालते हैं, है ना? इट में बी सीधा, इट में बी उल्टा। तो चलो मैं उल्टा ही कर लेता हूँ अभी हाल-फिलहाल में, बाद में हम देख लेंगे कि सीधा है या उल्टा है, वो हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे, ठीक है? तो देखिए अगर लेट्स से मैंने ये केस लिया है कि अगर पहला प्रॉब्लम सीधा है, बाकी 2 उल्टे हैं, तो यहाँ से अगर मैं एक रे ऑफ लाइट को डालता हूँ, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ जाती है, तो इसका डेविएशन नीचे की तरफ होगा। और जब ये रे यहाँ पहुँचेगी और फिर यहाँ जाएगी, तो इसका डेविएशन वापस ऊपर होगा। इसका डेविएशन नीचे था, इसका ऊपर था। और लेट्स से ये रे यहाँ पहुँची, है ना? जस्ट इंडिकेटेड डायग्राम बनाया, तो ये यहाँ जाएगा, तो इसका डेविएशन भी अकॉर्डिंगली हम ऊपर ही मानेंगे, इस एग्ज़ाम्पल के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा नेट निकालूँगा तो पहला डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3। अब देखिए मैं यहाँ देखना समझना, तो डेल्टा मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो डेल्टा 1 हो जाएगा म्यू 1 माइनस 1 इंटू A1 माइनस म्यू 2 माइनस 1 इंटू A2। अब देखिए इसमें आई डोंट नो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना? माइनस ऑफ म्यू 3 माइनस 1 इंटू A3। एक पॉसिबिलिटी तो यही है और एक क्या हो सकती है उल्टा हो जाए, है ना? तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बोलते हैं इसमें मैं एक मॉड लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पर जो ये अब देखो अगर यहाँ पर मैंने माइनस बाहर निकाल लिया है, इसको मैंने मॉड लगाया है, तो जो वैल्यू है इसमें यहाँ प्लस माइनस हो सकता है। इट में बी प्लस और इट में बी माइनस। क्यों? क्योंकि देखिए अगर दोनों का साइन सेम है तो यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि है ना भाई, दोनों का साइन सेम है, बट इस पहले के रेस्पेक्ट में दोनों अपोजिट सेंस में है। अपोजिट सेंस में तो प्लस आएगा और इसमें एक अपोजिट सेंस में और एक सेम सेंस में तो यहाँ माइनस आएगा। तो मैंने एक जनरल बात कर ली है। तो अब डेल्टा नेट अगर निकालते हैं तो म्यू 1 है 1.64 माइनस 1 इंटू A1 कितना है? इट इज 3 डिग्री माइनस, और यहाँ म्यू 2 है, यहाँ पर देखिए इसका ये तो है A2 और ये क्या है? A3। 1.48 इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, 1.48 इसका भी है। तो 1.48 माइनस 1 इंटू A2 प्लस माइनस 1.48 माइनस 1 इंटू A3 ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर डेल्टा नेट जो आएगा 0.64 इंटू 3 और माइनस मॉड लगा देता हूं मैं, यहाँ आएगा 0.48 और देखो यहाँ भी 0.48 है तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं A2 प्लस माइनस A3 का मॉड। अब देखिए अब हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें हर एक का लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं तो ऑप्शन ए में एंगल है 2 डिग्री, तो डेल्टा नेट निकाल लेंगे। तो ये है 0.64 इंटू 3 माइनस 0.48। तो अगर मैं यहाँ प्लस लेता हूँ तो ये 2 प्लस 2 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मॉड ले लिया, है ना? ये भी है, तो ये प्लस आएगा। तो यहाँ पर ये आ रहा है 6.4 इंटू 3, इट इज 1.92 माइनस, इसको भी करेंगे, है ना? ये मैंने मॉड ले रखा है, तो इट इज 0.48 इंटू 4। तो ये सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0। तो पहले ऑप्शन में ये 0 आ रहा है। अब यानी कि इनको ऐड किया है तो 2 प्लस 2 यानी 4, तो यानी 4 आ रहा है, 4 डिग्री अगर सम आ रहा है तो आपका 0 आ गया। अब देखो यहाँ बी ऑप्शन देखिए 1.5 2.5, तो अगर इन दोनों एंगल को मैं ऐड करता हूँ यानी A2 प्लस A3, तो 1.5 प्लस 2.5 कितना आ रहा है? इट इज 4। तो यहाँ पे भी 2 प्लस 2 4 आया था, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। तो यानी ऑप्शन बी भी हमारा क्या है? नेट डेविएशन 0 दे देगा। ऑप्शन सी देखिए 6 एंड 2, तो अगर मैं 6 प्लस 2 करता हूं तो 8 आएगा, तो उस केस में नहीं आएगा। बट अगर मैं 6 माइनस 2 करता हूं, मतलब
जो तीसरा जो लेंस प्रिज्म लगा हुआ है, इसका ओरिएंटेशन अगर ऊपर की तरफ होगा तो उस केस में पॉसिबल है। तो यानी बी का तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो डेल्टा नेट करोगे बी वाले केस में तो इट इज 0.643 होता है 1.92 माइनस 0.48, और ये है 1.5 प्लस 2.5। ये हमारा जीरो आएगा। और सी ऑप्शन जो है, इसमें अगर हम करते हैं डेल्टा नेट तो 1.92 माइनस 0.48, और यहां अगर मैं 6 माइनस 2 करूंगा तो भी ये जीरो आएगा। लेकिन डी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ 5.5 है और 3, तो इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये आंसर यहाँ पे आएगा 5 प्लस 5.5 प्लस 3.5 दैट इज 9। ऐड करें 9 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2। तो डेल्टा नेट इन केस ऑफ डी ऑप्शन इट इज 1.92 माइनस 0.48, और मैं इसको अगर मैं 5.5 माइनस प्लस माइनस करता हूँ लेट से 3.5, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व कर लेना तो बच्चों इसकी वैल्यू जो आती है वो जीरो नहीं आ रही है, नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। तो नॉन जीरो वैल्यू यानी प्लस लोगे तो भी जीरो नहीं आएगा और माइनस लेंगे तो भी जीरो नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन नॉट करस्पॉन्ड टू द टू प्रिज्म। तो यहां पर डी के केस में डेविएशन जो है वो जीरो नहीं आएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा। टू थिन प्रिज्म ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिफ्रैक्टिंग एंगल है 6 डिग्री एंड 8 डिग्री रेस्पेक्टिवली, डिस्पर्सिव पावर इन द रेशियो। देखिए ओमेगा डिस्पर्सिव पावर होती है, इसका फार्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। तो म्यू वी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करस्पॉन्डिंग टू वॉयलेट कलर, म्यू आर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करस्पॉन्डिंग टू रेड कलर, म्यू वाई क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करस्पॉन्डिंग टू येलो कलर। ये है। अब इसमें ध्यान से देखिए कहीं क्या ए आ रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म आ रहा है, नहीं, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करता है। और ये दोनों ही के दोनों जो प्रिज्म है वो फ्लिंट ग्लास के बने हुए हैं, यानी कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 यानी दोनों का ओमेगा क्या होगा सेम होगा। तो ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आएगी 1:1 ही आएगी। तो आंसर इसका सी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे ओमेगा जो है एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। It is desired to make an achromatic combination of two lenses L1 L2 made of a material having dispersive power omega 1 and omega 2। देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ओमेगा 2 इज व्हाट लेस देन ओमेगा 1, या हम बोल सकते हैं ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2। और हम जानते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन जो है वो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, तो कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हम जानते हैं इट इज ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2, ये होता है जीरो। दिस द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ओमेगा 1 बाई F1 बराबर आएगा माइनस ओमेगा 2 बाई F2। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर एक लेंस जो है कन्वर्जिंग होगा तो दूसरा लेंस हमारा डाइवर्जिंग हो जाएगा, ये हम जानते हैं। अब देखिए इसमें ओमेगा 1 दिया है ओमेगा 2 से बड़ा, तो अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 से बड़ा है तो F1 का जो मॉड होगा वो क्या होगा F2 के मॉड से बड़ा होगा, यानी पहले लेंस की फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, दूसरे के लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। और हम जानते हैं यहाँ पे 1/f इक्वलेंट, 1/f इक्वलेंट का फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि ये कॉम्बिनेशन जो है कन्वर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि जो ये आ रहा है ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी f इक्वलेंट पॉजिटिव। अब f इक्वलेंट पॉजिटिव कब आएगा, देखिए यहाँ मॉड ऑफ f1 यानी f1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ f1 f2 से बड़ी है, तो f1 बड़ा है तो जो ये टर्म आ रहा है 1/f1 ये छोटा होगा,
और 1/f2 जो ये टर्म है वो बड़ा होगा। अब ओवरऑल पॉजिटिव है तो हम जानते हैं ये बड़ा है ये छोटा है, तो पॉजिटिव जो बड़ा टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए और छोटा वाला टर्म है वो नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि आपका F2 है वो अगर पॉजिटिव होगा और F1 अगर हमारा नेगेटिव होगा तो ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। तो F2 पॉजिटिव है यानी कि आपका L2 जो है वो कैसा होगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा।